डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहुत पब्लिकली मीडिया के सामने काफ़ी इंसल्टिंगली डांट दिया. हाउ डिड इट रीच दिस स्टेज? अगर आप देखोगे वो जो 49 मिनट्स का जो मीटिंग था उसमें हर बार ज़ेलेंस्की से कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, सब ट्रंप से पूछ रहे थे. ये खुद अपने आप हर चीज़ जो ट्रंप बोलता था उसके बाद बोलता था आई वुड ऑल्सो लाइक टू आंसर इट, और फिर आके कोई ना कोई अनशंट जवाब देता था. जो भी ज़ेलेंस्की मांग रहा था, सिक्योरिटी गारंटी, मिनरल डील सिक्योरिटी गारंटी था. आप जो मांग रहे हो मिल रहा है, फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हो. You've seen how sometimes people are like ना, जो छिछोरे लड़के जो व्लॉगर जाके व्लॉगिंग करते हैं उनके बीच में पूरा ये इकट्ठा हो जाता है, उसकी तरह मिसबिहेव कर रहा था. कल ही उसने जाके बोला है कि मैं ये सीज फायर, शांति तो बहुत दूर की बात है, लॉन्ग वे. आज सुबह ट्रंप ने पूरा मिलिट्री एड बंद कर दिया है. ठीक है, अपोलोजाइज करने की बात नहीं, पर चुप तो रह जाओ ना. पूरे यूरोपियन लीडर्स ने इसको चाबी देके रखा है कि भाई तू तो सूरज भी है, चंदा भी तू है, पोप भी तू है, शंकराचार्य भी तू है, तेरे बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता है. ही इज अ डिसग्रेस टू यूक्रेन. उसने यूक्रेन की मदद नहीं की है. इसमें अगर पुतिन का कोई जासूस है वो बस ज़ेलेंस्की है. हेलो एंड वेलकम टू द पैम्फलेट पॉडकास्ट. मैं हूं निर्वा मेहता. हमारे साथ आज फिर से अभिजीत अय्यर मित्रा, और हम बात करेंगे ट्रंप वर्सेस ज़ेलेंस्की सागा पर. शुरू करते हैं कि सैटरडे को क्या हुआ. वी स्टार्ट विद कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहुत पब्लिकली मीडिया के सामने काफ़ी इंसल्टिंगली डांट दिया. तो ऐसा क्यों हुआ? हाउ डिड इट रीच दिस स्टेज? तो इसमें देखिए, ये जो डील था, जो मिनरल्स का डील साइन होने वाला था, वो बहुत सीधा सा डील था. पहले स्कॉट बेसेंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जाके नेगोशिएट किया था. तब भी ज़ेलेंस्की ने बदतमीज़ी की थी. वो उठा ही नहीं, वो मीटिंग अटेंड नहीं किया, सो गया था मीटिंग में. ठीक है. दूसरी बार म्यूनिख में जेडी वांस और मार्को रूबियो, जो उनके उप राष्ट्रपति हैं और उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बैठ के ज़ेलेंस्की के साथ फिर से नेगोशिएट करने की कोशिश की थी. ज़ेलेंस्की ने बोला ठीक है, मैं जाके अपने संसद से पूछूंगा. गया और फिर न्यूज़पेपर, संसद से पूछा नहीं, बस न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि मैं कभी अलाउ नहीं करूँगा ये सब. फिर जब थोड़ा हीट बढ़ा, उसने बोला कि ठीक है, मैं आके साइन कर दूंगा. अब उसको वॉशिंगटन आने की कोई ज़रूरत नहीं थी. उसने वॉशिंगटन आने के लिए पूछा कि मैं वॉशिंगटन में ही आके साइन करूंगा, और फिर ट्रंप ने बोला हाँ भाई चलो, अच्छा लगेगा कि हम सब सेरेमनी में बैठे हैं और साइन कर रहे हैं, तमाशा है, सबको अच्छा लगता है. ठीक है. प्रॉब्लम क्या था कि उसने आके डील के बारे में कोई भी बात नहीं किया. अगर आप देखोगे वो जो 49 मिनट्स का जो मीटिंग था उसमें हर बार ज़ेलेंस्की से कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, सब ट्रंप से पूछ रहे थे. ये खुद अपने आप हर चीज़ जो ट्रंप बोलता था उसके बाद बोलता था आई वुड ऑल्सो लाइक टू आंसर इट, और फिर आके कोई ना कोई अनशंट जवाब देता था. अब देखो, जब हम शांति का प्रस्ताव कर रहे हैं, आप किसी को मुंह पे नहीं बोल सकते वो कुत्ता है, कमीना है, हरामज़ादा है, और फिर भाई मेरे साथ शांति कर ले. नहीं, कुछ ये रखना पड़ता है. क्या करता है ये? ओ पुतिन इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ अ दिस थिंग, ये सब. फिर ये मिनरल डील के बारे में था. उसने सब वो फोटो निकाला कि इन बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, इन लोगों को मार डाला गया है, ये सब. उसने 4-5 बार पहले 40 मिनट में बदतमीजी की थी. ट्रंप ने कुछ बोला नहीं. ठीक है. एक बार तो उसने ट्रंप को ठोका भी था कि ट्रंप ने बोला देखो, जब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने जो भी डील किया है पुतिन के साथ, उसने कभी तोड़ा नहीं है. ठीक है, बाइडेन के साथ तोड़ा होगा, ओबामा के साथ तोड़ा होगा, मेरे साथ नहीं तोड़ा है. उसने उधर भी फैक्ट चेक किया, जो गलत था बाय द वे, ट्रंप के नीचे नहीं हुआ था. एनीवे, फिर क्या हुआ कि जेडी वांस एक उत्तर दे रहे थे जो इंटरनल पॉलिटिक्स था, कि वो बाइडेन को नीचे दिखा रहे थे कि बाइडेन को नेगोशिएट करना आता नहीं था, इसीलिए ये युद्ध शुरू हुआ, और अगर ट्रंप का दूसरा टर्म होता तो ये कभी ना होता. बट इसमें उसने क्या आके पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट काइंड ऑफ अ सीज फायर डू यू वांट. आप किस प्रकार का सीज फायर चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम सीज फायर करते हैं
वो आके हमारे पे हमला कर देते हैं। ये डायरेक्ट अटैक था ट्रंप पे, क्योंकि ट्रंप बोले जा रहा है पिछले 40 मिनट से कि ओबामा और बाइडेन को सुना नहीं पुतिन ने, बट मेरे को जो भी ये दिया था उसने ये किया। और जो डील था, जो मिनरल्स का डील था, वो मिनरल सब कहाँ हैं? जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो सब दोनेत्स्क और लुगांस्क में हैं, जो अभी रूस के ऑक्यूपेशन के नीचे हैं और उसके थोड़े अंदर भी हैं। अब अगर अमेरिकन कंपनीज उधर जाएंगे, वो आपका सिक्योरिटी गारंटी बन गया ना, क्योंकि अगर उधर अमेरिकन हैं, अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज हैं, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर एक भी अमेरिकन मरा रूसी इन्वेजन में, वो रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध हो गया। तो ये आपका सिक्योरिटी गारंटी भी आपको ट्रंप दे रहा है, बोल भी रहा है कि भाई मेरे नीचे तो कुछ नहीं हुआ है, और ये फिर से आके बदतमीजी से टोक रहा है। ठीक है, इसको पता नहीं किसने चाबी दिया था, शायद वो जो बाईपार्टिजान मीटिंग था 10 सेनेटर से, उसके पहले शायद उन लोगों ने चाबी दिया था, क्योंकि उसके खुद के डेलीगेशन उसे बोला था भाई तेरा बस सिंपल सा काम है, तू जा दस्तखत कर, हंस, वापस आ जा। ठीक है, अब जो भी ज़ेलेंस्की मांग रहा था, ठीक है, सिक्योरिटी गारंटी, मिनरल डील सिक्योरिटी गारंटी था। ठीक है, सीज फायर, वही ट्रंप सीज फायर की बात कर रहा था। आप जो मांग रहे हो मिल रहा है, फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हो, और छोटे से बच्चे जो पहले बार टीवी पे आते हैं उनको भी you've seen how sometimes people are like ना, जो छिछोरे लड़के जो व्लॉगर जाके व्लॉगिंग करते हैं, उनके बीच में पूरा ये इकट्ठा हो जाता है, उसकी तरह मिसबिहेव कर रहा था। और फिर ट्रंप स्नैप्ड, जेडी वांस पहले स्नैप्ड, फिर ट्रंप स्नैप्ड, और उसको अपने जगह पे रख दिया गया। नाउ तुमको एहसास होना चाहिए कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, उसके बाद वो लंदन में जाके बकवास बकता है, फिर अभी कल ही उसने जाके बोला है कि मैं ये सीज फायर, शांति तो बहुत दूर की बात है, हाँ, लॉन्ग वे। और आज सुबह ट्रंप ने पूरा मिलिट्री एड बंद कर दिया है यूक्रेन को। भाई जब तुमको पता है मीटिंग ठीक से नहीं गया है, थोड़ी सी तो कंट्रिशन दिखाओ। ठीक है, अपोलोजाइज करने की बात नहीं, पर चुप तो रह जाओ ना। नहीं, उसको बात करना ही है, जैसे कि दुनिया उसके बात के बिना घूम नहीं सकता है, क्योंकि पूरे यूरोपियन लीडर्स ने इसको चाबी दे के रखा है कि भाई तू तो सूरज भी है, चंदा भी तू है, पोप भी तू है, शंकराचार्य भी तू है, तेरे बगैर तो कुछ चल ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ही इज अ डिसग्रेस टू यूक्रेन। उसने यूक्रेन की मदद नहीं की है। इसमें अगर पुतिन का कोई जासूस है, वो बस ज़ेलेंस्की है। राइट, बट ये तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ। वॉर दोनों कंट्रीज के बीच में, दे हैव अ हिस्ट्री। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट हिस्ट्री अ लिटिल। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी हो जाएगा कि ये इम्प्रॉम्प्टू या ऐसा कुछ, एक ऐसा नहीं था कि पुतिन वोक अप वन डे और आज हम यूक्रेन इन्वेड करेंगे। ये दिस डिडंट हैपन ओवरनाइट। बिल्कुल। तो लेट्स टॉक थोड़ा उसका हिस्ट्री और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं बात, क्योंकि एट वन पॉइंट दोनों कंट्रीज एक थे, दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्चुअली यूएसएसआर में ही शुरू होता है, क्योंकि जो आज आप यूक्रेन का जो नक्शा देख रहे हैं, 1654 में जब रूसियों ने उसको, यानी कि ज़ार ने उसको एनेक्स नहीं किया था, आज का 10% यूक्रेन ही यूक्रेन था इन दिनों में। ठीक है, फिर जब वो सोवियत संघ बना, ऑलमोस्ट 45% को हिंदी में क्या कहते हैं? 45% लैंड आज का जो यूक्रेन है, वो लेनिन ने 1922 में गिफ्ट के तरह यूक्रेन को सौंपा। ठीक है, और वही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड था, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल लैंड भी था। आप देखेंगे जो यूक्रेन के बीच में जो नदी ऐसे जाता है, वो द्नीपर रिवर है। पूरा जो द्नीपर के जो पूर्वी द्नीपर है, वो रशियन मेजॉरिटी एरिया था, और पूरा का पूरा लेनिन ने यूक्रेन को दे दिया 1922 में। पश्चिमी द्नीपर में भी, जो उत्तरी पश्चिमी द्नीपर है, जो ओडेसा और ओडेसा के पास जो एरिया है, उसको भी लेनिन ने सौंपा था। वो भी रशियन मेजॉरिटी था।
यानी कि आज आप देख लो, अगर आप एक नक्शा पे देख रहे हो, ऑलमोस्ट 50% रूस का गिफ्ट है। फिर 1954 में क्रुश्चेव, जो खुद यूक्रेनियन था, उसने यूक्रेन को क्राइमिया भी दे दिया था, ठीक है। अब जब 1991 में जब सोवियत संघ टूटता है, वो कभी ये लैंड वापस नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो हमेशा समझते थे कि भाई हम भाईचारा जमा रहेगा ये। पर यूक्रेन में क्या हुआ, ये यूक्रेन नेशनलिस्ट आने शुरू किए, और उनका क्या था कि भाई वो हमेशा वर्ल्ड वॉर 2 में नाज़ियों के साथ जुड़े थे और रूसियों और यहूदियों को मारते थे। अब इसमें भी देखो, ठीक है, आप पूरा आपका देश का जो, और वो हिंदुस्तान की तरह नहीं है जहां 12% मुसलमान हैं, आजकल 17% शायद हैं, पर 12% नहीं। इधर देश का 45% ही रूसी मेजॉरिटी था, ठीक है। और 45% को आप बोल रहे हो आप अपना भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, आपका चर्च नहीं चलेगा इधर, ठीक है, आपको यूक्रेनियन चर्च का ही ये करना पड़ेगा, ये सब कर रहे हो, ये सब कोई बात नहीं करता है। तो एनीवे, तो ये तनाव बरकरार रहा, और जैसे ही ये नेशनलिस्ट लोगों, और तो आप देखोगे हमेशा जो यूक्रेन का जो पूर्वी साइड है वो हमेशा प्रो रशिया कैंडिडेट्स के लिए वोट करता है, और जो भी यूक्रेन का जो पश्चिमी साइड है वो हमेशा ये नियोनाजी कैंडिडेट्स के लिए वोट करते रहता है। और इसमें क्या हुआ कि जो 2014 में जिस किस्म से उनके राष्ट्रपति को गैर कानूनी तरीके से निकाला गया, जैसे बांग्लादेश में हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, वैसे ही निकाला गया था, तो क्या हुआ कि रूस ने बोला अब बहुत बढ़ गया है, और ओडेसा में 50 रूसियों को जिंदा जला के मार डाला गया। तो रूस ने बोला अब बहुत हो चुका है, उन्होंने क्राइमिया पे कब्जा कर लिया था। उसी टाइम दोनेत्स्क और लुगांस्क जो भी, और क्राइमिया 90% रूसी है, दोनेत्स्क लुगांस्क भी 90% रूसी हैं। उन्होंने सब बोल दिया था कि भाई हम आज़ाद हो रहे हैं, और फिर जो हुआ सो हुआ। तो इसका एक पूरा हिस्ट्री है। अब आप देखिए, आप 2022 पे आइए। मेरे को पता था कि जैसे ही बाइडेन राष्ट्रपति बनेगा युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि बाइडेन ऐसा ही बंदा है, उसका जो पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो हमेशा ये चाबी लगा के रखते हैं। ये एनजीओ तो आपने देखा ही होगा कैसे हैं, वो चाबी लगाते हैं ऐसे और भड़काते हैं, उनका यही काम होता है। बट 2022 में जैसे हुआ, मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ऐसे ही होगा करके। मैं समझता था कि रूस बोलेगा, कोई अल्टीमेटम देगा कि ये सब करो, नहीं तो फिर हम तुम पे हमला करने वाले हैं, ठीक है। नहीं किया, वो गलतियाँ सब जो हुई। पर सिचुएशन अब बहुत सिंपल है। एक हिंदुस्तानी दृष्टिकोण से मैं आपको समझाता हूँ। रूस ने वही किया जो पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ किया, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो हिंदुस्तान का भाग नहीं बन सकता है, राजा का कोई अधिकार नहीं है साइन करने के लिए, इसीलिए हमको हमला करना पड़ेगा, और आपको फिर उसके बाद इसमें चुनाव करके निर्णय लेना पड़ेगा कि वो लोग निर्णय लेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो हिंदुस्तान किसी भी टाइप से रूस के आक्रमण को सपोर्ट नहीं कर सकता है। पर देखिए, जो गोरे देश बैठे हुए हैं, वो किस हिम्मत से हिंदुस्तान से बोल रहे हैं कि आप रूस को सपोर्ट ना करो, यूक्रेन को सपोर्ट करो। जब पाकिस्तान ने हमको किया था, ये लोग क्या कर रहे थे, बैठ के उंगली नचा रहे थे और बोल रहे थे यार शांति कर लो, भाईचारा कर लो, ये सब कर लो। तो हमारे लिए नहीं, यू वोंट सपोर्ट अस एंड ये, पर यूक्रेन के लिए हाँ, ठीक है ना। तो हमने तो कम से कम अपना मुंह नहीं खोला, हमने रूस को थोड़ा कंडेम भी किया है अगर आप देखोगे तो। पर इन लोगों ने कभी किया था पाकिस्तान को? इन्होंने तो बोला था कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही है। इस पे किसने हमला किया, किसने हमला नहीं किया, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो दिस इज द हिस्ट्री सो फार, राइट। बट ऐसा, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ज़ेलेंस्की, हमने प्रेसिडेंसी की बात की उनकी, 2019 में वो ही केम टू Zelensky came to power in 2019 with unprecedented voting, ठीक है, आई थिंक। और उनका शायद मेजॉरिटी, उनका वोटर बेस भी नेटिव रशियंस काफ़ी हद तक रहे थे। एंड उनका
जो हम देखें कि जैसे उनको प्रोजेक्ट किया गया था कि वो एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, वो कॉमन मैन है और आउटसाइडर पॉलिटिकल उस पे नहीं है, बिकॉज ये वो पब्लिक फिगर थे, एक उनका वो एक था, एक टेलीविज़न शो करते थे, वो सब उनका था, एक्टर थे, तो ही वॉज प्रॉप्ड अप। ऐसा हम आज हम व्हेन वी लुक इन द हाइंडसाइट तो ऐसा लगता है कि ही वॉज प्रॉप्ड अप एज अ प्रॉप, कि नहीं ये वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था उसी टाइम पे कि यूक्रेन का केजरीवाल है। वही एनजीओ फंडिंग, वो एक रूसी यहूदी खानदान से आता है। उनके घर में यूक्रेनियन नहीं बोला जाता है, उनके माँ बाप रूसी में बात करते हैं और घर में उसका फर्स्ट लैंग्वेज भी रूसी ही है, ठीक है। तो पूरब यूक्रेन को भी लगा कि ठीक, ये बंदा ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों को समझता है और क्योंकि ये यहूदी है, ये नाज़ियों के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता या नाज़ी अलाइंड लोगों के साथ हो नहीं सकता है। और जो एनजीओ ने काम किया वो उन्होंने वेस्ट यूक्रेन में, पश्चिमी यूक्रेन में काम किया कि भाई ये बंदा तो ठीक है, रूसी होगा, यहूदी होगा, पर वो यूक्रेन को समझता है, यूक्रेन को के लिए शांति चाहता है। और जो पश्चिम में जो कैंपेन था, जो पूरब में जो कैंपेन था, वो सब रूस के साथ शांति के बारे में था। जो पश्चिम में जो कैंपेन था वो पूरा हमारे केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ और कि सब उस टाइम बोल रहे थे, जिसका भी दिमाग था, कि भाई इसका जो दो सबसे बड़े बैकर हैं वो यूक्रेन के सबसे बड़े भ्रष्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राइट, ठीक है। पर आपको पता है, अगर आपने माहौल क्रिएट कर दिया तो लोग अपना दिमाग भी खो जाते हैं। ये आया, जैसे ही आया, पहली बात इसने क्या किया, पहले 6 महीने के लिए इसने एक्चुअल में नाज़ीज़ को कंट्रोल करने की थोड़ा कोशिश किया, पर 6 महीने के बाद इसको लगा कि भाई ज़्यादा पावर है, अगर मैं इन लोगों को अपना लूँ तो इमेजिन एक यहूदी ने जाके नाज़ियों के साथ अलायंस बना लिया, उनको यूक्रेनी फौज में भर्ती करवाया और उनको भेजा रूसियों के खिलाफ, रूसियों को मारने के लिए। तो 2014 से लेके 2022 तक कम से कम 15,000 रूसी मरे हैं उन दोनों प्रोविंसेस में, लुगांस्क और दनिएत्स्क में, जो बिल्कुल पूर्वी यूक्रेन में है। सो ये अगर आप देखोगे, ये जो हमेशा ये मोहम्मद यूनिस, अरविंद केजरीवाल, ये क्या कहते हैं, ज़ेलेंस्की, देयर इज अ पैटर्न। Surprisingly, not surprisingly, but interestingly, Kejriwal and Mohammad Yunus both are Magsaysay awardees. And Magsaysay Award also is after Ramon Magsaysay of Philippines, who was also propped up कि फिलीपींस के लिए, बिकॉज वहाँ पे यूएस का एक बेस होता था, तो ईस्टर्न इंडिया, वो एशिया को कंट्रोल करने के लिए, दैट्स व्हाई ही वाज प्रॉप्ड अप। ऑन सिमिलर लाइंस पे जब ये देखते हैं तो फिर लगता है कि ये संयोग है या प्रयोग है, ऐसा सिचुएशन ये तो पूरा का पूरा ये लोग प्रॉप्स हैं, क्योंकि इनका वैलिडेशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि ये सब अवार्ड्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स को खरीद लेते हैं लेफ्ट, क्योंकि जो हमारा पूरा ह्यूमैनिटीज़ का जो लैंग्वेज है, अगर आप बैचलर ऑफ हिस्ट्री करेंगे, बैचलर ऑफ सोशियोलॉजी करेंगे, बैचलर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी करेंगे, बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स, पीएचडी जो भी करेंगे, 90% जो भाषा है वो लेफ्ट ने इन्वेंट किया है। तो लेफ्ट पे इसके पूरे इन सब्जेक्ट्स पे पूरा का पूरा कब्जा भी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो भी जर्नलिज्म स्कूल, सब जर्नलिस्टिक एथिक्स सब लेफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। तो आप कहीं भी जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस ऐसे में जाएंगे, पूरा लेफ्ट का कब्जा है, ठीक है। 90% से ज़्यादा ही लेफ्ट का कब्जा होगा। तो क्या करते हैं कि सब आपको, जब आपको बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं, आपको रामोन मैग्सेसे अवार्ड दिलाएंगे, 100-200 और किस्म के अवार्ड, पता नहीं क्या, नॉट द ली क्वान यू अवार्ड, बट से आई डोंट नो, द महातीर मोहम्मद अवार्ड, द गामिनी दिसनायके अवार्ड, द फिडेल कास्ट्रो अवार्ड फॉर फ्री स्पीच, ऐसे पता नहीं क्या क्या बकवास लगा के आपको ये करेंगे। फिर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात करने के लिए बुलाएंगे, फिर आपको म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए बुलाएंगे, ताकि आप सिक्योरिटी के भी जानकार हैं करके सबको पता चल जाएगा। वैसे मैं भी गया हूँ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट मी।
वैसे मेरा भी काफ़ी एनजीओ बैकिंग है, आई शुडंट लाई अबाउट इट, बट वो दूसरी बात है। आता है जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं भाई ये तो पागल है, बात सुनता नहीं है, तो करे भी तो क्या करे। और फिर क्या होता है कि अवार्ड्स सब पेपर फिर आपके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो यही हिंदुस्तान के टूटे हुए पॉलिटिकल स्पेस में ये एक बंदा है जो कोयले के कारखाने में एक हीरे की तरह चमक रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो व्हाट दे राइट। सो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और ये बंदा भी, और उस टाइम ही लोगों को पता था इसका एक कोकेन एडिक्शन का प्रॉब्लम है। पहला न्यूज़पेपर जो इसने बंद किया पावर के आने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर, वो न्यूज़पेपर था जिसने इसका पूरा कोकेन का पर्दाफाश किया था। आज वो न्यूज़पेपर ना ही तो आपको मिलेगा, वो फोटो भी आपको नहीं मिलेंगे, फोटो सब लेके रखा था उसमें कि इसका कितना कोकेन का सप्लाई होता था वो सब। सो इट्स अ वेरी डिलिबरेट कैंपेन। So now if we see कि अब how do you see it go further from now? US military aid उन्होंने pause कर दी है. Things are not looking great for Ukraine at this point in time. Russia is probably just waiting and seeing how things are unfolding. European Union, European countries हम देखें तो they are all supporting Ukraine. Yes. Where does NATO? Where do these the future of these organizations जो होते हैं build nations के जो groups होते हैं, how do you see them go further? तो देखिए ये नेटो जो है ना, नेटो, अगर आपने यही सवाल मेरे को 30 साल पहले पूछा होता, मैं बोलता हूँ नेटो बहुत कोहेरेंट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। अब तो वो जोक बन चुका है, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे जो 4 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं उधर, वो होंगे जर्मनी, फ्रांस, यूके और इटली। ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन की जो फौज है वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से छोटा है, पता है आपको? न्यूयॉर्क का पुलिस में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ऑफिसर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, बट वो ज़्यादा बड़ा है, लगभग सेम साइज है जर्मनी और ब्रिटेन के फौज से। आपको पता है फ्रांस के पास कितने तोप हैं? गेस कीजिए। Very random figure, 1,000? 70। Oh my God. Okay. 70 तोप हैं उनके पास। ठीक है, आप ऐसे फौज के साथ क्या करोगे? तो पूरा हैवी लिफ्टिंग अमेरिका कर रहा था। अब आप बोल रहे हो, आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि ट्रंप ने कैसे ज़ेलेंस्की के साथ ऐसे बात कर ली, और आप इधर नखरे दिखा रहे हो कि हम ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। भाई ज़ेलेंस्की अभी तेरे लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अमेरिका ही तुम्हारे को सब पैसा दे रहा है। ये वैसे भिखारी लोग हैं जो जाके जहाँ से खाना जाके आए, बाबा खाना दे देना, जाके फिर उन्हीं के मुंह पे थूक रहे हैं जो उनके प्लेट में खाना दे रहे हैं। अब आप ऐसे लोगों के साथ क्या करोगे? सो ट्रम्प बहुत चिढ़ा हुआ यूरोप से, कनाडा भी इन लोगों के साथ मिल गया है यूरोप के साथ। मैं मानता हूँ अगर यूरोप ने ऐसे ही ये पूंछ हिलाना किया ना, ट्रम्प बोल देगा भाई हमको नेटो की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कृपया हट जाइए हमारे इधर से, या आप नहीं हटेंगे, हम अपने सब ट्रूप्स विथड्रॉ करने वाले हैं, आप खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, एंड आई थिंक दैट विल हैपन। अगर यूरोप ऐसे ही बर्ताव करता रहा, वही होगा। फिर यूरोप बोलता है कि भाई हम केपेबल हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि यूरोप की क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका की तरह एक बड़ा पावर बने, है क्षमता, पर बनने के लिए आपने जो पूरा, क्योंकि आप पिछले 30 साल से आपका कोई भी थ्रेट नहीं था, आपने डिफेंस पे सुरक्षा पे आपने पैसे नहीं लगाए, आपने सब अपने सोशल वेलफेयर पे लगा दिए कि भाई अगर आप आज एक यूरोपियन हो और आपके पास काम नहीं है, आप आसानी से एक अच्छे घर में रह सकते हैं, रोज़ चिकन मटन बीफ पोर्क खा सकते हैं, रोज़ एक बोतल वाइन पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आपने पूरे सोशल सिक्योरिटी पे पैसा लगा दिया, डिफेंस पे 30 साल पे आपने 1 फुटी कौड़ी नहीं लगाया है।
तो आप पूरा डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं। तो अब आपको अगर डिफेंस बनाना है, आपको 10-15 साल लगेंगे, कम से कम $500 बिलियन यानी कि आधा ट्रिलियन डॉलर लगेगा आपको। आप क्या वो सब पैसा डालने के लिए, और वो पैसा कहाँ से आएगा? आप सोशल वेलफेयर से तो निकाल नहीं सकते, तो पूरा डेफिसिट स्पेंडिंग होगा। उस डेफिसिट उस कर्ज कैसे उतारोगे आप? ये भी आपके पास, और अगर कर्ज नहीं उतारोगे तो आपके इधर इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? नो आइडिया। इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होगा आपके इधर, तो आप कैसे संभालोगे फिर? और आप वैसे भी ये माइग्रेंट्स पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना क्राइम है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन भी लगाओगे हर चीज़ पे, तो देश कैसे चलेगा? ट्रू। तो यूरोप की बहुत, और वो भी अगर आप देख लेंगे, अमेरिका में क्या होता है, अगर बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि आप नया एक लड़ाकू विमान बनाओ, वो जाके देखेंगे कि भाई दुनिया में कहाँ ये बेस्ट उसके पार्ट्स, व्हील कहाँ पे, डिस्प्ले कहाँ पे सबसे अच्छा बन रहा है, और सबसे अच्छे प्राइस पे। तो क्वालिटी भी अति उत्तम और प्राइस भी जितना हो सके, वो क्वालिटी, दोनों की वो जैसे ठीक मर्सिडीज शोरूम में आपको टाटा प्राइस नहीं मिलेगा, करेक्ट, ठीक है, बट 15 लाख में कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगा आपको मर्सिडीज में। पर शायद आपको मर्सिडीज का स्क्रीन बनाने वाला मिल जाए जो कम दाम पे आपको वो स्क्रीन बना के दे सके। तो अमेरिका करता है, तो उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, दाम भी अच्छा होता है। यूरोप में क्या होता है ना, जब कोई नया वेपन सिस्टम बनाना हो, हजारों कंपनियां हैं उधर, वो देश आके 4-5 देश मिलेंगे और वो बोलेंगे हम ये सिस्टम बनाएंगे। उन्हीं के देश में से आपको वो सब सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, यानी कि वो ना ही तो अति उत्तम होगा, ना ही तो सबसे सस्ता होगा, जो मिलता है बस वो लेके बना लो, ठीक है ना? तो वो भी आप ठीक से कर नहीं पा रहे हो, राइट, है ना? तो इसमें आप कैसे एक डिफेंस पावर बनोगे भाई? और इसमें देख लीजिए हमारे लिए क्या खतरा है। ट्रंप के नीचे अमेरिका को लगता है कि रूस से कोई डर नहीं होने की जरूरत है, रूस और अमेरिका दुश्मन नहीं है, ठीक है? तो अमेरिका और रूस एक साथ हो जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए तो चीन सबसे खतरनाक चीज है, और अमेरिका और रूस एक साथ होना, चीन के खिलाफ होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? पर यूरोप का क्या होगा? यूरोप के लिए, यूरोप ने बोल रखा है कि रूस ही हमारा ये है, तो रूस को उनको पे दबाव लगाने के लिए वो चाइना के साथ मिल जाएंगे, है ना? तो ये एक काफी पॉसिबिलिटी है, शायद देखते हैं क्या होता है। पर अगर यूरोप ऐसे ही ये डोगलापना और ढोंगीपना करते रहा ना, कि पब्लिक में कुछ बोलो, प्राइवेट में कुछ बोलो। आज ही जेडी वांस ने, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला है कि भाई पब्लिक में आके अपना छाती फैला के बोलते हैं वो यूक्रेन के साथ, मी टार्जान यू जेन, ठीक है, बंदर की तरह। प्राइवेट में आके वो मेरे को कॉल करके बोलते हैं भाई ये पागल हो गया है क्या, इसको तो अभी शांति कर लेनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए, जब एक तीसरा देश आपको मदद कर रहा है, उस देश की भी कोई क्षमता होती है और कोई सीमा भी होती है, क्योंकि अफगानिस्तान से डायरेक्ट अटैक हुआ था अमेरिका पे, 20 साल दर्द सहने की क्षमता थी अमेरिका में, क्योंकि उस दिन 2000 अमेरिकी लोग मरे थे 9 सितंबर को। इराक में उनको बोला गया कि उन्होंने 9 सितंबर को ये किया था, वो पूरा फ्रॉड निकला, तो उनका 7-10 साल में ही उधर इंटरेस्ट खत्म हो गया था। यूक्रेन का भाई अमेरिका का क्या लेना देना? तो 3 साल में अगर इंटरेस्ट उनका खत्म हो गया है, आपको भी सोचना चाहिए था कि भाई आप जब प्लान बनाते हो, अगर आपका प्लान यही है कि मैं अब आजकल काम नहीं करूंगा, ये निर्वा ही मेरे को पैसा देते रहेगी, भाई निर्वा खुद अपना घर चलाएगी, ये मेरे को पैसा देगी, और उसका अभिजीत से क्या लेने देना? कम से कम अगर मैं उसका भतीजा या भांजा होता तब करेक्ट कुछ ये बनेगा। उसके बाद भी तंग आके बोल दोगी कि भाई 20 साल के बाद कि अब तू बहुत बड़ा हो गया है, जाके खुद अपना ये कर। बट नो, सो बैड कैलकुलेशन फ्रॉम एवरीबॉडी आउट हियर। और इसमें दोनों यूरोपियन और अमेरिकन
अगर चाहते थे यूक्रेन को इतना दे सकते थे पहले 2 साल में कि ये युद्ध जल्दी से ख़त्म हो, क्यों नहीं दिया? फ्रांस ने 15 साल पहले निर्णय ले लिया था कि वो बस राफाल रखेगा, पूरा जो मिराज 2000 का जो फ्लीट है, कम से कम 200 प्लेन थे, वो रिटायर करने वाला है। वो सब आप यूक्रेन को दे सकते थे एकजुट में। अमेरिका के पास, यूरोप के पास F-16 जो हैं कम से कम 3000 से ज़्यादा है टोटल में, उसमें से आप 300-400 उनको दे सकते थे युद्ध को जल्दी से ख़त्म करने के लिए। आपने नहीं दिया। बोल रहे थे कि भाई पायलट ट्रेनिंग करना पड़ता है। हाँ भाई, पायलट ट्रेनिंग के लिए 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में तो ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, तो फिर भी आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं किया। जो जीतने के लिए जो देना था वो ना जितवाना नहीं चाहते थे, घुट घुट के मारना चाहते थे। क्योंकि जितना ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, ठीक है, यूक्रेन तो पूरा मर जाएगा, पर रूस को जो घाव लगेगा ना, वो बहुत गंभीर घाव होगा। अगर रूस जीतेगा भी, वो जीत के मरेगा। ठीक है, तो उनका कभी यूक्रेन के साथ हमदर्दी नहीं था। जो यूक्रेन के साथ हमदर्दी रखते हैं वो इमीडिएटली सीजफायर चाहते हैं कि भाई कत्लेआम तो बंद हो ना। ये इनका यूक्रेन के प्रति कोई भी अच्छा इंटेंशन नहीं था। करेक्ट। तो इफ वी वर टू से कंक्लूड दिस, तो हम इसको इंडिया को कैसे देखेंगे? हाउ डज इंडिया सी दिस एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड at how things stand right now? Obviously कल कुछ भी हो सकता है। हमारे स्टांस पे has been perfect। करेक्ट। कि हम ऑब्वियसली रूस को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन रूस ने यूक्रेन को वही किया जो पाकिस्तान ने हमारे साथ कश्मीर में किया था। ठीक है, तो हमने नाम के वास्ते जो उनको कंडेम करना था कंडेम कर दिया। ठीक है, बहुत सत्यम वद मिष्ठम वद कहते हैं ना, बहुत प्यार से बोला। आई कुड हैव सेड, निर्वाह तूने मेरे को चाटा मारा, कुत्ती कमीनी, व्हाटएवर नॉनसेंस। निर्वाह तुमने मेरे को थप्पड़ मारा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। करेक्ट। दैट इज व्हाट वी, जो मैसेज कन्वे करना था कन्वे कर दिया। पर जो वेस्ट का जो डोगलापना है, नहीं तुमको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, रूस पे सैंक्शन लगाना पड़ेगा, मैंने बस जाके पूछा भाई तुम लोगों ने पाकिस्तान पे लगाया? नहीं, तो जो तुम हमारे लिए करना नहीं चाहते हो वो हम तुम्हारे लिए काहे का करें? और रूस से जो भी हमने तेल खरीदना था, क्योंकि रूस काफ़ी सस्ते में बेच रहा था, हमने खरीद लिया। बहुत अच्छा किया। तो हिंदुस्तान के लिए जो भी अच्छा है, हमने हर चीज़ पे टिक 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 टिक, जो भी मैसेजिंग करना था बिल्कुल। और जब जयशंकर ने जाके ठोका भी उनको, बहुत प्यार से ठोका। कृष्णा मेनन बहुत कुत्ते की तरह जाके काटता था। ठीक है, तो एक वेनिस में एक कहावत है, the wit of a gentleman should be like the nibble of a lamb, not like the bite of a dog। यानी कि जो उच्च स्तर के जो लोग होते हैं, उनका जो ह्यूमर को क्या कहते हैं? ह्यूमर, उनका मजाकिया नेचर, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, उनका जो व्यवहार है वो एक बकरा आके जब बहुत प्यार से काटता है उसकी तरह होना चाहिए। कुत्ते की, हाँ, नॉट लाइक पाउंसिंग विद फ्लैश नहीं होना चाहिए। तो उसकी तरह है कि जयशंकर ने बहुत प्यार से जाके उनको समझाया कि भाई खुद आईना में खुद अपने चेहरे को देखो। ठीक है, वी हैव डन नथिंग रॉन्ग इन दिस। कोई भी हिंदुस्तान पे उंगली नहीं उठा रहा है अभी। करेक्ट है ना? तो हमने बिल्कुल सही जो करना, ये होता है असली नॉन अलाइनमेंट। जो नेहरू ने आइडियलाइज किया था वो खुद अचीव नहीं कर पाए, पर वो मोदी ने अचीव कर दिया। नॉन अलाइनमेंट इज अ गुड पॉलिसी। नेहरू उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, मोदी ने एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया है। हम अमेरिका के साथ भी दोस्त हैं, यूरोप के साथ भी दोस्त हैं। अरे कल ही तो वो उर्सुला जो यूके की जो राष्ट्रपति हैं, वो आके इधर कोई जुगाड़ करके गई हैं, और रूस के साथ भी हम अच्छे हैं, सबके साथ हम अच्छे हैं। So you maintain friendly relations with the nations and also protect your own interests. Exactly भाई, उन दोनों के बीच में दो पड़ोसी के झगड़े में मैं क्यों अपना नाक घुसाऊं? करेक्ट।
ठीक है. I think we can, as a country and as people interested in what's happening around the world, we can just wait and watch how things unfold. And on that note, thank you so much for joining us today, Abhijit, and we will see you soon again. जी बिल्कुल, हम तो ये रेगुलर करने वाले हैं. Actually, we should do that. We should. Let's chalk out that how things go further on that. ठीक. मेरे को भी आके बहुत मज़ा आया. आप अपने हिंदी स्किल्स थोड़ा और मेरे बढ़ाइए, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो आप ही को मेरे को हिंदी वाले. मेरे कुछ बीच में गुजराती वर्ड्स आ जाते तो मुझे और ज़्यादा सोचना पड़ जाता है. हाँ, तो गुजराती तो मैं भी बोल सकता हूँ. टेपला, खांडवी, ढोकला, खागड़ा, फरसान, सब देखो मैं बहुत अच्छा गुजराती. I like how the food is always the first connecting factor, and thank you so much anyway. थैंक यू वेरी मच. और मैं पैम्फलेट का भी धन्यवाद करता हूँ. ये देखो बड़ा सा पोटैटो चिप की तरह वो है ना, The logo, correct. प्रिंगल्स वाला चिप की Pringles तरह. वाला चिप वाला. ठीक है. चलो, thank you so much for joining. Thank you. Okay then, goodbye everyone.